बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज आप देख रहे हैं वन लेक्चर सीरीज़ की थर्ड वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक प्रेजेंट करना है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को प्रेजेंट करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इस पे बात करेंगे। और इसमें आज की इस वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए दो मेजर तरीक़ाकार हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज करना, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस की फॉर्म में प्रेजेंट करना, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। आज हम ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो हमने टर्म डिफ़ाइन करनी है वो है एडिटिंग की, क्योंकि गिवन डाटा को प्रेजेंट करने का फ़ायदा उसी सूरत में है जब डाटा बिल्कुल सही हो। अगर डाटा में मौजूद वैल्यूज़ रॉन्ग हैं तो फिर उसको प्रेजेंट करने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा डाटा को सबसे पहले एडिट कर लेना चाहिए। जिस तरह हम किसी मैसेज को अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है तो एडिट की ऑप्शन में जाके एडिट करते हैं। क्या मीन कि उसमें से गलती को रिमूव कर देते हैं सही करके, तो फिर सेंड करते हैं किसी को। तो वही बात यहाँ पे कि डाटा को एडिट कर लेना चाहिए। यानी एडिटिंग, फिर क्या बात हुई कि एडिटिंग क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए गिवन डाटा में से एरर्स को, मिस्टेक्स को और इनएक्यूरेसीज को ख़त्म कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ये एडिटिंग है। एडिटिंग कर लेने के बाद डाटा को अरे कर देना चाहिए, तरतीब दे देनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी काम नहीं है, लेकिन अरे कर देने से, तरतीब दे देने से फ़र्दर प्रोसेस हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसलिए अरे कर देना मुनासिब है। अरे क्या कहते हैं जी? डाटा को तरतीब दे देना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए या कम होते हुए ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर देना, तरतीब से लिख देना, ये अरे है। अब उसके बाद बात आती है कि सबसे जो बेसिक टेक्निक है डाटा की प्रेजेंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है क्लासिफिकेशन। डाटा को क्लासीफाई कर दिया जाए जी। नाम से ही जाहिर है, क्लासीफाई करना, क्लासेस में डिवाइड करना। यानी हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज। गिवन डाटा को अरेंज कर देना, डिवाइड कर देना मुख्तलिफ ग्रुप्स या कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ये क्लासिफिकेशन है। जब भी हम ये प्रोसीजर करते हैं क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी कॉलेज के अंदर मौजूद जितने भी तलबा हैं उनकी क्लासीफाई करना है, उनको क्लासिफिकेशन उनकी करनी है। तो हम क्या करेंगे कि साइंसेस के स्टूडेंट्स अलग, आर्ट्स के स्टूडेंट्स अलग, यानी हमने सब्जेक्ट्स को बेस बना के किया। एक ग्रुप की कुछ अपनी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह दूसरे ग्रुप की अपनी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो आर्ट से रेलिवेंट सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। तो लिहाजा किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक की बेस पे ही हम क्लासिफिकेशन का काम करते हैं। और हर क्लास के अंदर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में मिलती जुलती करेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, रिजेंबलेंस रखती हैं, जिस रिजेंबलेंस की बेस पे हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ है। अब ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो करेक्टरिस्टिक्स जिनकी बुनियाद पे हम ये क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती हैं। और ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी मेजर 4 तरह की ये बेसिस हो सकती हैं। 4 तरह की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बुनियाद बनती हैं क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर की। और वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन, द सेकेंड वन इज़ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, द थर्ड वन इज़ जोग्राफिकल, और फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर इसको डिफाइन करने की बात की जाए तो अगर फर्स्ट आप डेफिनेशन क्लासिफिकेशन की अच्छी तरह से याद रख लें तो इनको डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। हम इसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं इंग्लिश में। क्लासिफिकेशन हमने कहा कि डिफरेंट ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। अब यही ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिवीजन का जो प्रोसीजर है, अगर ये किसी क्वांटिटी की बेस पे किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मार्क्स की बेस पे हम स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, हाइट की बेस पे कर देते हैं, वेट की बेस पे कर देते हैं, स्पीड की बेस पे कर देते हैं, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल, मैं 2 ग्रुप्स बना देता हूँ अपने क्लासरूम में मौजूद स्टूडेंट्स के कि 5 फीट से कम हाइट वाले इतने हैं और 5 फीट से ज़्यादा हाइट्स वालों का जो है ये अलग ग्रुप है। तो ये जो मैंने 2 क्लासेस बनाई, ये मैंने क्वांटिटी की बेस पे बनाई, ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। अगर मैं कहूँ कि इतने मेल्स हैं और ये जो दूसरा ग्रुप है ये फीमेल्स को ज़ाहिर कर रहा है, एक ग्रुप मेल्स का बना दिया, एक फीमेल्स का, तो अब मैंने ये क्वालिटी की बेस पे ग्रुपिंग कर ली, क्लासिफिकेशन का अमल किया, क्योंकि ये जो जेंडर है ये हमारे पास क्वालिटी कहलाती है। तो इसी बेस पे फिर हमने इसको क्या नाम दे सकते हैं कि ये कौन सी बेस है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है ये। और अगर मैं क्लासिफिकेशन का जो प्रोसीजर है एरिया की बेस पे कर दूं
कि ये एक ग्रुप है जो रूरल एरिया से आता है और ये दूसरा ग्रुप जो है ये अर्बन एरिया से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स का है। अब मैंने ये एरिया की बेस पे क्लासिफिकेशन कर ली, लिहाजा ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। और अगर मैं ये क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर टाइम ऑफ अकरेंस की बेस पे करूं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये एक ग्रुप है जिन्होंने 2017 या 18 में एग्ज़ाम क्लियर किया मैट्रिक का और अब इंटर में इन्होंने एडमिशन लिया 2020 में। ये दूसरा ग्रुप है जिन्होंने 2018 में मैट्रिक क्लियर किया और 2020 में एडमिशन लिया। ये तीसरा ग्रुप है जिन्होंने 2019 में इंटर जो मैट्रिक जो है वो किया क्लियर और 2020 में एडमिशन लिया। अब मैंने टाइम पीरियड की बेस पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए हैं, तो लिहाजा ये जो मैंने ग्रुपिंग का क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर किया ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगी। क्रोनोलॉजिकल आर्डर कहते हैं टाइम पीरियड की तरतीब से अरेंजमेंट को। तो लिहाजा मैंने आपको जो एग्जांपल दी 17, 18, 19 और अप टू सॉन, गैप ज़रूर आ सकता है दरमियान में लेकिन एक तरतीब होनी चाहिए। तो लिहाजा हमारे पास ये जो टाइम पीरियड की सीक्वेंस के साथ अरेंजमेंट है ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो क्लासिफिकेशन को हमने जो डिफ़ाइन किया है अभी कि द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। अगर हम इसमें माइनर सा चेंज ले आए, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, यानी द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी is called quantitative classification. The arrangement of data into different groups or categories on the basis of quality is called qualitative classification. The arrangement of data into different groups or categories on the basis of area or regions or locations, it is known as geographical classification. Or the arrangement of data into different groups or categories on the basis of their time of occurrence, then it is called chronological classification, जिसको टाइम सीरीज या टेम्पोरल का नाम भी दिया जाता। ये तो हो गई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं। क्लासिफिकेशन की जो वीवर्स टाइप्स हैं ये नंबर ऑफ बेसिस की बुनियाद पे हम बनाते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे तादाद की बात करते हैं इसमें कि आया कि क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर करते हुए कितनी तादाद में कैरेक्टरिस्टिक्स को एज अ बेस लिया गया। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक की ही बुनियाद पे क्लासिफिकेशन का सारा प्रोसीजर किया, ग्रुपिंग की गिवन डाटा की, तो ये हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन है। अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर कर रहे होंगे ये टू वे क्लासिफिकेशन होगी। और अगर मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स लें, यानी 3, 4, 5 अप टू सॉन, जितनी भी मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स यानी 3 या मोर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ये काम कर रहे होंगे क्लासिफिकेशन का, तो ये हमारे पास मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहलाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं इसकी समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाए दो, जेंडर की बेस पे, क्वालिटी की बेस पे, कि हमारे पास ये एक ग्रुप है मेल्स का, ये फीमेल्स का। अभी एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे मैंने ये क्लासिफिकेशन की जो कि जेंडर है, ये हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन है। अगर मैं साथ ही दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को भी ले लूँ कि ये इतने मेल्स हैं जो रूरल एरिया से हैं, इतने मेल्स हैं जो ये दूसरा ग्रुप जो है कि जो अर्बन एरिया से आ रहे हैं। इसी तरह एक ग्रुप फीमेल्स का है जो अर्बन से बिलोंग करता है, दूसरा ग्रुप फीमेल्स का है जो रूरल से बिलोंग करता है। अब मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ये 4 क्लासेस बना ली गिवन स्टूडेंट्स की जो हमारी क्लास में मौजूद थे। तो अब ये टू वे क्लासिफिकेशन होगी। और अगर इसी के साथ मैं टाइम पीरियड उनकी मेट्रिकुलेशन के हिसाब से कि कब उन्होंने किया और फिर उसकी बुनियाद पर एडमिशन उन्होंने 2020 में लिया, तो अब मैंने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को भी शामिल कर लिया क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर करते हुए। तो अब ये जो तरीकाकार है ये हमारे पास मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का टॉपिक हुआ, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज। और उसकी फिर हमने बेसिस पढ़ी, 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। और फिर उसके बाद टाइप्स का हमने जिक्र किया जो कि 3 टाइप्स थी, वन वे, टू वे और मल्टी वे क्लासिफिकेशन। इसको भी डिफाइन उसी तरह करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन। The arrangement of data into different groups or categories on the basis of 2 characteristics is called two-way classification. The arrangement of data into different groups or categories on the basis of more than 2 characteristics is called multi-way classification. अब बात करते हैं नेक्स्ट टेबुलेशन की। टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन फर्दर हमारे पास टेक्निक आ जाती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हुए कि टेबल फॉर्म में भी डाटा को अरेंज किया जा सकता है। ये क्लासिफिकेशन की ही एक्सपेंशन है, क्लासिफिकेशन ही फर्स्ट स्टेप में इसमें की जाती है, लेकिन फिर इस तरह से की जाती है, फर्दर इस तरह से स्टेप्स लिए जाते हैं तादाद वगैरह लिखने के, टैली मार्क का कॉलम बनाने के,
कि हमारे पास एक टेबल फॉर्म हासिल हो जाती है। रोज़ और कॉलम्स की शेप जो आपके सामने एग्जांपल मेंशन है, रोज़ और कॉलम्स की शेप में डाटा को अरेंज कर देना, ये हमारे पास टेबुलेशन है। यानी द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन। अब बात आती है टेबल बनाएं किस तरह से बनता है टेबल, टेबुलेशन किस तरह से की जाती है। जब भी हम डाटा को रोज और कॉलम्स की शेप में अरेंज करना चाहेंगे तो चार जो हैं वो हमारे पास मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल हैं, 4 मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल हैं, जिनके बगैर टेबुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, जिनके बगैर टेबुलेशन के प्रोसेस को करने का फ़ायदा नहीं होता, डाटा को प्रेजेंट करने का मकसद नहीं हम क्लियर पाते, उसको समझ नहीं सकते उसके बगैर। वो 4 मेन पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले टाइटल है। जब भी आप रोज़ और कॉलम्स में डाटा को अरेंज करना चाहो या कर लो तो उस टेबल के ऊपर सबसे पहले एक ऐसी स्टेटमेंट ज़रूर लिख दो जो टेबल के कंटेंट्स के बारे में बता दे, जो बता दे कि टेबल में किस तरह की वैल्यूज़ को अरेंज किया गया हुआ। तो लिहाजा ऐसी स्टेटमेंट विच टेल्स अस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द टेबल और टॉप ऑफ द टेबल पे लिखी हो, ये हमारे पास टाइटल कहलाएगी। उसके बाद किस रो में किन वैल्यूज़ को अरेंज करना है, हर रो को भी कोई ना कोई फिर हेडिंग दो ताकि पता चले देखने वाले को भी कि किस रो में किन वैल्यूज़ को अरेंज किया हुआ है गिवन डाटा में से। तो लिहाजा ये जो रोज़ की हेडिंग्स हैं ये रो कैप्शंस हैं। इसी तरह कॉलम्स को भी हेडिंग देनी चाहिए, ये कॉलम कैप्शंस हो जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं हेडिंग ऑफ रो ये रो कैप्शन है और हेडिंग ऑफ कॉलम जो है ये कॉलम कैप्शन है। यानी फॉर एग्जांपल हमने ये रोज़ को हेडिंग दी हुई है, फर्स्ट रो को 0 to 9 हेडिंग दी हुई है, ये रो कैप्शन है। सेकंड को 10 से 19 की हेडिंग दी हुई है, ये भी हमारे पास रो कैप्शन है। और इसी तरह ऊपर हमने फ्रिक्वेंसी या फर्दर सोन किसी भी चीज़ का कोई बता दिया हुआ है कि इस कॉलम में किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कॉलम कैप्शंस होंगे। उसके बाद टेबल के अंदर फिर फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में डाटा को अरेंज कर देना कि किस रो के सेल के अंदर कितनी तादाद में वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं गिवन डाटा की, ये जो तादाद की फॉर्म में जाहिर कर देना है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ द टेबल कहलाएगा। और दीज आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल, टाइटल, रो कैप्शन, कॉलम कैप्शन, बॉडी ऑफ द टेबल। इनके बगैर टेबल को समझना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा भी और पार्ट्स मौजूद हैं जिनको कर लेने से टेबुलेशन का प्रोसेस मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और टेबल को समझना ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है, डाटा के बारे में समझना। तो लिहाजा वो कौन से हैं कि जब हमने टेबल के टॉप पे एक हेडिंग दी, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसको देख के पता चल गया कि नीचे किन चीज़ों को अरेंज किया गया हुआ है, ये मार्क्स शीट है जी, मार्क्स के बारे में नीचे डाटा है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हमने कहा था ये टाइटल है क्योंकि ये टेबल के कंटेंट्स के बारे में बता रही है। लेकिन अगर हम उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दें नीचे कि ये किस स्टूडेंट के, किस कॉलेज के स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो फर्दर हम टाइटल को एक्सप्लेन कर दें नीचे एक और स्टेटमेंट में, ये भी टेबल के टॉप पे ही होती है लेकिन टाइटल से नीचे, तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रीफैक्टरी नोट होगी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रीफैक्टरी नोट क्या है, इट एक्सप्लेन्स द टाइटल, अ स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द टेबल विच एक्सप्लेन्स द टाइटल। जो टाइटल को एक्सप्लेन कर दे हो टेबल के ऊपर ही लिखी हुई, ये हमारे पास क्या है, प्रीफैक्टरी नोट है। इसी तरह अगर हम टेबल के नीचे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें, टेबल के बॉटम पे एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दें कि जो सेल्स के अंदर मौजूद फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रही हो, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हो, लेकिन सेल्स के अंदर उसको लिखना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने उस डाटा के बारे में बताने के लिए हमने टेबल के बॉटम पे एक स्टेटमेंट लिख दी जो उस ऊपर रिप्रेजेंटेड डाटा के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही है। तो वो क्या है, फुट नोट है। फॉर एग्जांपल टेबल में किसी स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए थे, स्टार लिखा हुआ था, अब स्टार को वहाँ पे डिस्क्राइब करना मुमकिन नहीं था, तो नीचे बता दिया कि ये एडिशनल मार्क्स वगैरह दे के बच्चे को जो है स्टूडेंट को पास कर दिया गया हुआ। तो लिहाजा ऐसी स्टेटमेंट जो है ऐसी स्टेटमेंट जो बॉटम ऑफ द टेबल पे हो और विच गिव्स अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट गिवन डाटा, ये हमारे पास क्या है, फुट नोट है। उसके अलावा उसके नीचे एक ऐसी स्टेटमेंट मज़ीद अगर बॉटम पे लिख दें कि जिसको देख के डाटा के सोर्स का आइडिया हो जाए, पता चल जाए कि डाटा हासिल किस तरह से, कहाँ से किया गया था, क्या ज़रिया था डाटा के हासिल करने का, तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सोर्स नोट कहलाएगी। यानी अ स्टेटमेंट एट द बॉटम ऑफ द टेबल विच टेल्स अस अबाउट द सोर्स फ्रॉम विच द गिवन डाटा इज ऑब्टेन्ड, जो हमें ये बता दे कि डाटा हासिल कहाँ से किया गया। तो ये हमारे पास सोर्स नोट के बारे में हमने बात कर ली। ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द टेबल थे। इसी तरह इसके अलावा भी टर्म्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है कि स्टब क्या है, मेन हेडिंग ऑफ रोज़, रोज़ को जो हेडिंग्स दी हुई हैं उनकी मेन हेडिंग ऊपर जो है वो हमारे पास स्टब कहलाएगी। इसी तरह कॉलम कैप्शंस की जो मेन हेडिंग है वो बॉक्स हेड कहलाती है। इसको एक और अंदाज में भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द एरिया विच कंटेन रो कैप्शंस, ये स्टब है,
और द एरिया विच कंटेन कॉलम कैप्शंस, ये हमारे पास बॉक्स हेड है। इसको बड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया हुआ है, उससे मुतल्लिक लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उस लिंक पे जाके इसको विज़िट कर सकता है, समझ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे टेबुलेशन की टाइप्स की। टेबुलेशन की भी 3 टाइप्स हैं, 1 वे टेबुलेशन, 2 वे टेबुलेशन, 3 वे टेबुलेशन। बिल्कुल क्लासिफिकेशन की तरह कि अगर एक करैक्टरिस्टिक की बेस पे हम टेबुलेशन का प्रोसीजर कर रहे हैं तो इट इज़ नोन एज 1 वे क्लासिफिकेशन, यानी द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 characteristic इज कॉल्ड 1 वे टेबुलेशन। The arrangement of data into different rows and columns on the basis of 2 characteristics is called 2 way tabulation. The arrangement of data into different rows and columns on the basis of 3 characteristics is called 3 way tabulation. आमतौर पे 3 वे तक ही जिक्र किया जाता है, मल्टी वे 3 या 3 से ज़्यादा हो तो कहा जा सकता है उसको, लेकिन टेबुलेशन में 3 characteristics को आमतौर पे लिया जाता है। बहुत ज़्यादा characteristics को एट अ टाइम कंसिडर करना रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करते हुए ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए आमतौर पे 3 वे टेबुलेशन का ही जिक्र किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपके सामने जो एग्जांपल गिवन है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं ये भी देख के पता चल रहा है। रोज़ और कॉलम्स में डाटा को अरेंज किया हुआ है। कोई मार्क्स का डाटा था हमारे पास, कोई एग्जांपल थी, उसको मैंने अरेंज करके लिख दिया आपके सामने। ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। उसके साथ रिलेटिव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी मैंने बनाई हुई हैं, कंप्लीट किया हुआ है उस टेबल को। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या है। It is also a tabular arrangement where the given data is classified into different classes. ये 4 classes में डिवाइड किया हुआ, और where the given data is classified into different classes and the number of items falling in each class is stated. कि given data को देखते हुए उसको मुख्तलिफ classes में डिवाइड कर दें, और फिर हर क्लास में कितनी कितनी given data की वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको तादाद की सूरत में सामने लिखते हैं। ये जो तादाद है हर क्लास में फॉल करने वाली आइटम्स की, ये तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसी भी क्लास के अंदर मौजूद जो आइटम्स हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, ये तादाद जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, या क्लास फ्रीक्वेंसी इसको कह सकते हैं। तो लिहाजा मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर देना गिवन डाटा को, और फिर हर क्लास में फॉल करने वाली नंबर ऑफ़ आइटम्स उसके सामने मेंशन कर देना, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। इसको अगर हम डिफाइन करें, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग इन ईच क्लास इज स्टेटेड, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज स्टेटेड, इट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब भी हम गिवन डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, इसमें 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई जा सकती हैं कि जो हम क्लासेस बना रहे हैं वो सिंगल वैल्यू पे मुश्तमिल हो, 1, 2, 3, 4, ये मुख्तलिफ क्लासेस बना रहे हैं। या फिर इस तरह इंटरवल क्लासेस भी हो सकती हैं, जो आपके सामने एग्जांपल में मेंशन है कि 0 to 9 की फर्स्ट क्लास है, फिर 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। तो लिहाजा ये 2 मुख्तलिफ शेप्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए कि हम जो फर्स्ट स्टेप में क्लासीफाई कर रहे हैं डाटा को, वो पॉइंट क्लासेस में भी किया जा सकता है और इंटरवल क्लासेस में भी किया जा सकता है। इसी बेस पे हम फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स व्यूअर्स बना देते हैं, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड वन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ टेबुलर अरेंजमेंट वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पॉइंट क्लासेस, क्लासेस की बजाय क्या कहते हैं, पॉइंट क्लासेस, एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग इन ईच क्लास इज स्टेटेड, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट इंटरवल क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग इन ईच क्लास इज स्टेटेड, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपके सामने एग्जाम्पल में मेंशन है। तो लिहाजा मेजर डिफरेंस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, पॉइंट क्लासेस और इंटरवल क्लासेस का। अब पॉइंट क्लासेस और इंटरवल क्लासेस किस तरह से या कब बनाई जाती हैं, इस पे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, और वो वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं लिंक्स उसके मुतालिक। यहाँ पे जस्ट ये बात याद रखने की है कि अगर पॉइंट क्लासेस बना रहे हैं तो फिर ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, और अगर इंटरवल क्लासेस में डाटा को डिवाइड करके फिर फ्रिक्वेंसीज लिखने का प्रोसीजर हो रहा है तो ये कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी हम कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसमें ये जो इंटरवल्स बनाया करते हैं इनसे मुतल्लिक चंद टर्म्स को डिफ़ाइन कर लेना चाहिए। इन टर्म्स को अब डिफ़ाइन करते हैं जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लास लिमिट्स, इस क्लास में मतलब क्या है 0 और 9 का, कि 0 से लोअर वैल्यू नहीं आ सकती, कोई भी नेगेटिव वैल्यू इस क्लास में नहीं आएगी।
9 से बड़ी 10, 11 मार्क्स वाले स्टूडेंट की वैल्यू जो है ये इस क्लास में फॉल नहीं करेगी। लिहाजा इस क्लास की ये लिमिट्स हैं 0 to 9। लोएस्ट वैल्यू 0 आ सकती है इस क्लास में, लार्जेस्ट वैल्यू 9 आ सकती है। लिहाजा द लोएस्ट वैल्यू एंड द लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दिस क्लास आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। ये क्या है, इस क्लास की लिमिट्स हैं। इसी तरह इस क्लास में 10 से छोटी वैल्यू अकर नहीं हो सकती और 19 से बड़ी वैल्यू इस क्लास में फॉल नहीं कर सकती। लिहाजा 10 और 19 इस क्लास की लिमिट्स हैं। लोअर वैल्यू डेट कैन बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर लिमिट क्या कहलाएगी, द लार्जर वैल्यू डेट कैन बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। यानी इस क्लास की लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट क्या है, 19 है। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स की बात हो गई। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें किसी भी क्लास की अपर लिमिट हम देखते हैं, किसी एग्जांपल को अगर सॉल्व हुई को देखें तो हमें नज़र आ रहा होता है कि किसी भी क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर के बराबर है। फॉर एग्जांपल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 अप टू सो ऑन। अब इसमें 10 जो है पहली क्लास की अपर लिमिट है, लेकिन यही सेकंड क्लास की लोअर लिमिट भी 10 है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट के बराबर हो, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं, जिनको ट्रू लिमिट्स का नाम भी दिया जाता। तो लिहाजा ट्रू लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज क्या हैं कि इफ अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास देन दीज आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। क्लास फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन अ स्पेसिफिक क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है, इसकी 13 है, इसकी 25 है। किसी भी क्लास में फॉल करने वाली जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं ये फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद क्लास मार्क क्या होता है या मिड वैल्यू जिसे कहेंगे। किसी भी इंटरवल की मदद से जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, अगर हमें मिड वैल्यू यानी क्लास मार्क्स चाहिए तो क्या करेंगे कि 0 और 9 को ऐड करके यानी अपर और लोअर को ऐड करके लिमिट्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे, जिसको हम कहते हैं कि हमने एवरेज फाइंड की है। 2 वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, ये एवरेज है। तो लिहाजा द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स, चाहे बाउंड्रीज भी हों फिर भी तरीकाकार सेम रहेगा मिड वैल्यू फाइंड करने का, कि द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स या द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। क्लास इंटरवल क्या है या क्लास विड्थ भी जिसे कहा जा सकता है। क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ जो व्यूअर्स है ये किस तरह फाइंड किया जाता है, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज। मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज की मदद से डिफाइन किया। अगर लिमिट्स की मदद से आप कहेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स या द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव अपर लिमिट्स इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। इंटरवल से और बाउंड्रीज से क्लास मार्क फाइंड करने का तरीका अगर सेम है, लेकिन क्लास इंटरवल फाइंड करने में डिफरेंस आ जाता है। अगर आप फाइंड करें बाउंड्रीज की मदद से डिफाइन करते हुए, डेफिनेशन लिखते हुए, तो फिर तरीकाकार थोड़ा सा हम अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ रख लेते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास, ये क्लास इंटरवल है। और अगर लिमिट्स की फॉर्म में कहें तो द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स या 2 कंसेक्टिव अपर लिमिट्स ऑफ गिवन डाटा सेट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। उसके बाद बात आती है क्लास इंटरवल वगैरह को डिफाइन हमने कर लिया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे। डिफाइन उसी तरह करेंगे जिस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किया कि टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज स्टेटेड, इट इज नोन एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The arrangement of data into different a tabular arrangement of data where the given data is classified into different classes and the cumulative frequency of each class is stated is called cumulative frequency distribution। अब बात आती है कि relative frequency और cumulative frequency है क्या। relative frequency distribution क्या है, इसको अगर relative frequency इसमें पढ़ेंगे, इसको और एक अंदाज में डिफाइन करें कि relative frequency distribution present the frequencies in terms of fractions, कि ये frequencies को फ्रैक्शंस की फॉर्म में, फर्दर प्रोपोर्शंस की फॉर्म में जाहिर कर देना, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 7, मैंने इसकी प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। प्रोपोर्शन क्या होती है, जिस चीज़ की प्रोपोर्शन चाहिए उसकी तादाद को टोटल तादाद पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास प्रोपोर्शन हासिल हो जाएगी। यानी प्रोपोर्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेशो ऑफ अ पार्ट टू इट्स टोटल। जिस चीज़ की रेशो चाहिए उसका क्या हिस्सा है, उसकी क्या तादाद है, उसको टोटल पे डिवाइड कर दें तो प्रोपोर्शन हासिल हो जाएगी। तो लिहाजा इसकी प्रोपोर्शन किस तरह है कि 7/55, क्योंकि टोटल 55 है। 7/55, 13/55, 25/55 और 10/55
55 ये हमने प्रोपोर्शंस फाइंड कर ली, इसके जो भी पॉइंट्स में आंसर्स आए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्रोपोर्शंस की फॉर्म में ज़ाहिर कर दिया। अब ये जो टेबुलर अरेंजमेंट हासिल हो गई कि हमने फ्रिक्वेंसीज के साथ साथ प्रोपोर्शंस भी लिख ली, स्टेट कर दी, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रिक्वेंसी किसी भी क्लास में मौजूद फॉल करने वाली तादाद, नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में बताती है, जबकि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किसी भी क्लास में फॉल करने वाली प्रोपोर्शन ऑफ आइटम्स के बारे में बताती है। तादाद नहीं बल्कि प्रोपोर्शन ऑफ आइटम्स के बारे में कि टोटल क्या प्रोपोर्शन है वैल्यूज़ की जो इस क्लास में फॉल कर रही। उसके बाद बात आती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये क्या है जी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को डिफाइन तो हमने कर लिया कि टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें हम फ्रिक्वेंसीज के साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को भी स्टेट कर देते हैं, लिख देते हैं। ये जो टेबुलर अरेंजमेंट बनेगी ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? किसी भी क्लास की फ्रिक्वेंसी उस क्लास में फॉल करने वाली, हमने बार बार जिक्र किया कि तादाद के बारे में बताती है, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जिस क्लास की है उस क्लास में फॉल करने वाली सिर्फ तादाद नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स ही नहीं, बल्कि उससे प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उसमें भी टोटल फॉल करने वाले नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में बताती है। यानी हमारे पास थर्ड क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 45 है, उसका मतलब क्या है कि सिर्फ थर्ड में नहीं 45 वैल्यूज़ फॉल कर रही, बल्कि थर्ड के साथ साथ जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं, ये तीनों क्लासेस के अंदर टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं? 45। फोर्थ की जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 55 है, इट मीन्स कि सिर्फ फोर्थ में नहीं बल्कि फोर्थ से प्रीवियस जितनी भी पहली भी 3 क्लासेस हैं, इन टोटल 4 क्लासेस के अंदर जो है 55 ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ स्पेसिफिक क्लास, यानी जिसकी बात हो रही है, एंड ऑल द प्रीवियस क्लासेस, कि जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उस क्लास के बारे में और इससे प्रीवियस तमाम क्लासेस के बारे में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बता देती है कि कितनी फॉल कर रही हैं। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिफाइन किया। मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से बात याद रखिएगा कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम हमेशा 1 हुआ करता है, टोटल प्रोपोर्शन हमेशा 1 होती है जब भी हम गिवन ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस में डिवाइड करें। परसेंटेज में करें तो टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है, प्रोपोर्शन हमेशा टोटल 1 होती है, जिसको हमने मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में। तो लिहाजा टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा 1 हुआ करेगा। मल्टीपल चॉइस में ये बात पूछी जा सकती है। और इसी तरह लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो क्योंकि लास्ट क्लास और उससे प्रीवियस तमाम क्लासेस में बताती है कि इतनी ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं, यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस के बारे में बता देती है, इसलिए लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू समेशन एफ, यानी टोटल फ्रिक्वेंसी। तो ये भी बात मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में हमने ये एक ब्रीफ लेक्चर जो है 1 लेक्चर सीरीज़ के अंदर इसको डिस्कस कर लिया। ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।